हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय सेकंड विश्व की प्रमुख प्रजातियाँ। आपका जो चैप्टर सेकंड रहता है विश्व की प्रमुख प्रजातियों के विषय में हम इस चैप्टर की 3 प्रमुख प्रजातियाँ जो रहती हैं एस्किमो, बुशमैन और आपकी भील जनजाति, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में जो है हम गोंड जनजाति के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं गोंड जनजाति के बारे में। सबसे पहले हमें अगर हम किसी जनजाति को पढ़ते हैं तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि इस जनजाति का क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में है इस जनजाति का निवास रहता है। ठीक है, तो इस जनजाति का निवास अगर मैं भारत के विषय में बात करूं तो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर ये जनजाति जो है निवास करती है। ठीक है, अगर मैं शब्द की अर्थ की बात करूँ कि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इस शब्द की जो उत्पत्ति है खोंडा से हुई है। किससे हुई है? खोंडा से। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पहाड़ी। ठीक है, तो पहला हो गया कि कहाँ निवास करती है? भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र पे। भारत का जो यह मध्य का भाग होता है, हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इस क्षेत्र में जो है भारत के इस क्षेत्र में आपके गोंड जनजाति निवास करती हैं। आपको इसका क्षेत्र पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने कल गोंड जनजाति बताया था। इसका क्षेत्र क्या होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है आपका भील जनजाति का होता है। तो तीनों जनजातियों का जो है उनका भी आपको पता होना चाहिए। इस जनजाति को 2 अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। 2 अन्य नाम है इसके, कोयटूर और कोल। इसको कोयटूर भी कहते हैं और कोल भी कहते हैं। आगे देखिए, 16वीं से मध्य 18वीं सदी तक मध्य भारत में गोंडों से शासित 4 साम्राज्य गढ़, मांडला, देवगढ़, चांदा, खेड़ला, पनपे। मुगलों व 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद हाशिए पर चले गए। वर्तमान में इनका निवास दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित हो गया। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि गोंड जनजाति का जो है अर्थ क्या होता है? पहाड़ी होता है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में और दुर्गम निवास क्षेत्रों में निवास करने के कारण ही इनका नाम इस प्रकार से हुआ है। आगे देखिए इसका निवास क्षेत्र। अगर भारत के प्रमुख राज्यों की बात करूँ कि किन किन राज्यों में भारत के यह निवास करती हैं गोंड जनजाति, तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रायद्वीपीय भारत के भाग में जो है जनजाति निवास करती है। तो प्रायद्वीपीय भाग में कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आसाम। ठीक है, आसाम जो है आपका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आता है। यह आपका जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ इन क्षेत्रों में जो है गोंड जनजाति निवास करती हैं। इसके साथ में गोंड जो है सतपुड़ा पहाड़ियों, मेकाल श्रेणी, सोन, देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर पठार व गढ़जत पहाड़ियों में रहते हैं। आपको क्या करना है, जो आपको स्टेट दे रखे हैं उनकी स्थिति तो आपको इंडिया में पता होगी कि भारत के मैप में इनकी स्थिति कहाँ है। ये जो सारे जो स्टेट दे रखे हैं ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। लेकिन आपको अभी ये देखना है कि सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ है, मेकाल श्रेणी कहाँ है, सोन देवगढ़ की उच्च भूमि कहाँ है, बस्तर का पठार कहाँ है और गढ़जत पहाड़ियाँ कहाँ हैं। यह आपको मैप में जो है तुरंत पढ़ते हुए जो है देखना है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपके पास में सब्जेक्ट पढ़ते समय मैप होना चाहिए। तो अभी जो है आप ये मैप में देखेंगे कि इनकी स्थिति भारत में कहाँ कहाँ पर है। आगे देखिए, आपका इसमें 2.3 जो है मानचित्र, उसमें इसकी निवास क्षेत्रों को बताया गया है कि ये जनजाति ये रहा आपका इस क्षेत्र में। यहाँ पर आपको भील व गोंड जनजाति दोनों के विषय में जो है मैप बताया गया है। अगर आपका वैसे तो आपको एस्किमो बुशमैन इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाता है और अगर इसमें मैप बनाने की आवश्यकता रहते भी हैं तो ये मैप थोड़ा ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना कि इस क्षेत्र में जो है गोंड और भील जनजाति निवास करती है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैप पढ़ना आता ही है। ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हो जाएगा आपका भील जनजाति का और ये क्षेत्र हो जाएगा आपका गोंड जनजाति का। ठीक है, इसके आगे देखिए, इन पहाड़ियों की ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर के बीच है। यहाँ प्रमुख रूप से नदियाँ हैं। ये सारी जो नदियाँ दे रखी हैं, नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी, ये सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। इनकी स्थिति अगर हम मैं बताऊँ आपको, तो आपका ये जो क्षेत्र है गुजरात के जस्ट नीचे वाला, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य, इन क्षेत्रों में नर्मदा ताप्ती बहती है। इस साइड जो है ये ऊपर की तरफ सोन जाती हैं, मध्य प्रदेश के ऊपर की साइड में, ये यहाँ देखिए। और महानदी, गोदावरी ये जाती है। महानदी आपके उड़ीसा, ये नीचे गोदावरी। ठीक है, इस प्रकार से जो है इनकी स्थिति है। नर्मदा ताप्ती ये ऊपर की तरफ सोन जाती हैं, ये आपकी महानदी और ये गोदावरी, यहाँ पर है इनकी स्थितियाँ। इन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा का औसत जो है 120 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर के बीच रहता है।
अगर हम तापमान की बात करें, क्योंकि हमने देखा कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग में अगर ही निवास करती हैं ये जनजाति, आपको पता है कि भारत के मध्य से कर्क रेखा निकलती है 23.5 डिग्री, और प्रायद्वीपीय भारत आपके 23.5 डिग्री कर्क रेखा से नीचे का भाग है, तो तापमान भी अधिक होगा। और तापमान यहाँ पर अधिक कितना है? 40 डिग्री। अगर तापमान अधिक है तो वर्षा भी क्या होगी? अधिक होगी। तो वर्षा भी अधिक है, कितनी अधिक है? 120 से लेकर 160 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, आप प्रॉपरली जो है फिजिकल ज्योग्राफी भी जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा, इसके साथ में पढ़ते हुए अपनी फिजिकल ज्योग्राफी को जो समझा है उसको अपना यहाँ पर या कभी भी कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें उसका यूज़ किया करो। जो हम पढ़ चुके हैं, तापमान पढ़ चुके हैं, वर्षा वाला टाइम पीरियड का किस प्रकार से कहाँ कितनी क्यों होती हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो वो आप यहाँ पे इसको कनेक्ट करो, रिलेट करो इसको, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहे। आगे देखिए, अगर मैं इसकी आर्थिक क्रियाकलाप की बात करूँ, अब मैंने कहा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो आपको प्रायद्वीपीय क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप ये कर सकते हैं ये जनजाति, हमने प्रायद्वीपीय क्षेत्र पढ़ा है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्या हो सकता है वह देखेंगे। यहाँ यह आत्मनिर्भर होते हैं, व्यवसाय झूमिंग, कृषि व आखेट। यहाँ पर भी कृषि हो रही है और आखेट हो रहा है, और कृषि भी किस प्रकार से हो रही है? झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि, जिसको हमने समझ चुके हैं। आगे देखिए, कुछ वनोत्पाद संग्रह, पशुपालन व मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। दीपा कृषि, यही झूमिंग कृषि का एक प्रकार है। दीपा कृषि भी इन क्षेत्रों में इसको दीपा कृषि कहते हैं। आपको झूमिंग या स्थानांतरित कृषि के अलग अलग भिन्न भिन्न नाम जो है पढ़ने को मिलेंगे। यह कृषि जो है आदिवासी या जनजातियों के द्वारा ही की जाती है। बस जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर लैंग्वेज किस प्रकार से अलग होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से, उसी प्रकार से यहाँ पर स्थानांतरित कृषि तो होती है, उसका तरीका तो वही होता है, लेकिन इसका नाम जो है अलग अलग जो है हमें पढ़ने को मिलता है। यह सिर्फ भारत के स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर भी हमें स्थानांतरित कृषि देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी जो है हमें उनके नाम जो है अलग अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन करने का तरीका जो होता है वही होता है, लेकिन स्थानांतरित कृषि के नाम जो है आपको अलग अलग पढ़ने को मिलेंगे। तब यहाँ पर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इसको दीपा कृषि कहते हैं। आगे देखिए, अब इसमें जो है बता ही दिया गया है, समझा ही दिया गया है कि स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि होती क्या है। यहाँ यह कृषि इसके अंतर्गत क्या होता है, वैसे तो मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसमें दिया हुआ ही है। इस भूमि में क्या होता है कि ये सबसे पहले 2-3 वर्ष तक खेती करते हैं उस क्षेत्र पर, भूमि पर। उसके बाद में परती छोड़ दिया जाता है खेती करने के बाद में, फिर वहाँ पे वह कृषि नहीं करते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, इसी प्रकार की कृषि में पेड़ों व झाड़ियों को जलाते हैं, फिर से उस भूमि को फिर साफ करते हैं और वहाँ पर वह खेती तैयार करते हैं। उसमें फावड़े या हल से कुदेर कर बीजों को छिटका कर बोया जाता है। बीज बोने के बाद देवी माता को और जंगल के अन्य देवता को पशु बलि भी क्या देते हैं, बलि देते हैं। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर में पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेती पर की जाती है। अंडरलाइन करना है इसको भी। वैसे तो जो ये नाम मैंने बताए झूमिंग कृषि के, आपके पिछली क्लास में भील जनजाति में भी जो है हमने झूमिंग कृषि के जो है नाम पढ़े थे, तो उसको भी आपको अंडरलाइन करना, याद रखना है। आगे देखिए, पेंडा कृषि का मध्य प्रदेश के बस्तर में 13 पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेतों पर की जाती है। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं, जिनसे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। तब यहाँ पर खेतों में मिट्टी की जो आर्द्रता है, ताकि जल्दी से मिट्टी जो है जल्दी से नहीं सूखे, उसमें जो है पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, यह उसके निचले भागों में लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं उनको ये रख देते हैं, ताकि मिट्टी का जो बहाव होता है, पानी में बहकर चली जाती है मिट्टी, कटाव होती है, वह नहीं हो। आगे देखिए, कुरुक केवट श्रीवर वर्ग के गोंड मछुआ कर्म द्वारा जीवन यापन करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। इनमें रावत वर्ग का मुख्य पेशा क्या होता है, पशुचारण करना व दूध बेचना। आखेट करते हैं यानी शिकार करते हैं। भारत में जो है आखेट करना राजकीय नियमों से क्या कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है। फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में वन्य जीवों का शिकार करते हैं और धीरे धीरे शिकार का स्थान फिर कृषि ने ले लिया। अधिकांश गोंड जो है कृषक बन चुके हैं। भोजन की बात करते हैं, इनकी भोजन क्या रहता है इनका, ये भोजन में जो है कोंदू कुटकी जैसे स्थानीय अनाज जो रहते हैं इनके खाद्यान्न के लिए वह खाते हैं। सब्जियां घरों में उगा रहे जंगलों से प्राप्त करते हैं। यह
यहाँ बतख व मुर्गी की बलि दी जाती है। इनके मकान घास फूस और मिट्टी के बने होते हैं, जिसमें रहने का कमरा, रसोई, बरामदा व पूजा घर जरूर होते हैं। गोंड आवास प्रवेश का उत्सव का दृश्य है। औजार व बर्तन की बात करें, औजार बहुत इनके साधारण होते हैं जो स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। स्थानीय लुहार, फालिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़े व तीरों की नोक आदि बनाते हैं। ये लोग स्वयं ही बना लेते हैं। गोंड का घरों में कुछ चारपाई, लकड़ी के स्टूल होते हैं। दरियाँ होती हैं इनके घरों में, बैठने व सोने के लिए काम में ली जाती हैं। इस प्रकार से जो रहता है इनके औजार व बर्तन रहते हैं। अभी तक जो है हमने किसी भी जनजाति में औजार व बर्तन के विषय में नहीं पढ़ा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसी जनजाति में हम औजार व बर्तन के विषय में पढ़ रहे हैं। अगर हम इसके समाज व संस्कृति की बात करें, गोंड जनजाति के समाज की बात करें तो ये भी क्या है, पितृसत्तात्मक। हमने कल की क्लास में जब हमने भील जनजाति पढ़ी थी तो यह समाज भी किस प्रकार का था, पितृसत्तात्मक। पिता की मृत्यु के उपरांत संपूर्ण अचल संपत्ति उसके पुत्रों में बांट दी जाती है। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। पुरुष प्रधान समाज को जो है महत्वता दी जाती है, गोंड जनजाति में भी और भील जनजाति में भी। आगे देखिए, इस जनजाति में अगर मैं विवाह के प्रचलन की बात करूं तब यहाँ पर किस किस प्रकार के विवाह होते हैं। यहाँ पर विवाह होता है सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह। विधवा विवाह पता होगा, विनिमय यानी कि एक दूसरे का खरीद फरोख्त होकर, विनिमय के द्वारा यानी कि खरीद कर जो है विवाह होता है। यहाँ पर हरण करके, यानी कि जिस प्रकार से रावण ने सीता का हरण किया था वही हरण की बात यहाँ पर हो रही है। इस प्रकार से हरण करके विवाह किया जाता है। इन लोगों में विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे कि जल स्रोत के निकट अथवा आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है। इस अवसर पर अनिष्ट से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन किया जाता है। गांव के मुखिया को पटेल व मुखादम तथा गांव के चौकीदार को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन करना आप इनको। मुखिया को पटेल, मुखादम तथा गांव के चौकीदार को क्या कहा जाता है, कोतवाल। आपसी विवाद होते हैं तब यहाँ पर कोर्ट कचहरी में नहीं जाते हैं, यहाँ पंचायत होती है जो उनके विवादों का निपटारा करती है। गांव के पुजारी व पुरोहित को यहाँ पर देबारी कहा जाता है। अंडरलाइन करिएगा इनको। जो भी आपको ऐसे विशेष शब्द देखने को मिलते हैं वह आपको याद रखने, जैसे कि मुखिया को पटेल कहा जाता है, पटेल या मुखादम। गांव के चौकीदार को कोतवाल कहा जाता था, इसके समय यहाँ पर कहा जाता है। अगर मैं इनकी बोली या भाषा की बात करूँ तो द्राविडियन भाषा जो है इसके संबंध में गोंड जनजाति में हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने प्रायद्वीपीय क्षेत्र पढ़ा, तब यहाँ पर जो तमिलनाडु कर्नाटक वाला क्षेत्र आता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तमिल व कन्नड़ वाली भाषा के लोग भी रहेंगे। कई गोंड जनजाति के लोग जो हैं हिंदी, मराठी व तेलुगु भी बोलते हैं। जिस प्रकार से इनका क्षेत्र है उसी प्रकार से इनकी भाषा भी हमको देखने को पढ़ने को मिलती है। महिलाओं की साक्षरता यहाँ पर नगण्य है। अब यहाँ पर गोंड जनजाति के लोग जो है नृत्य व गीतों के साथ में पर्व व उत्सव भी मनाते हैं। गोंड जनजाति के लोग पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर गाने व नाचने का पूरा आनंद लेते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों साथ में नाचते हैं। धुलिया गोंडों का प्रमुख गायक जाति हैं। प्रधान गोंडों की मान्यता व इतिहास में गो गाकर लोगों को सुनाते हैं। प्रधान की कथनानुसार जब गोंड के भगवानों ने जन्म लिया तो उनकी माँ ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। देवी पार्वती ने सहारा दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ एक स्टोरी बताई गई है, ये आपको एक बार सेल्फ पढ़ लेनी है। इसको कुछ समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, ये यहाँ तक जो है आप स्वयं पढ़ेंगे। फिर बाद में बात आती है आधुनिक संस्कृति के संपर्क की। जाहिर सी बात है धीरे धीरे समय के अनुसार जो है बदलाव होते हैं। सारी सुख सुविधाएं जो है धीरे धीरे पनपती हैं, फलती फूलती हैं और गोंड जनजाति का भी विकास हुआ है। और कुछ किस प्रकार से जो है आधुनिक सभ्यताओं ने यहाँ पर भी जो है अपना प्रभाव छोड़ा है और किस प्रकार से यहाँ पर नई जीवन शैली में बदलाव आया है। उस आधुनिक संस्कृति के संपर्क पर किस प्रकार से बदलाव आया है उनको आपको सेल्फ पढ़ना है। इसके आगे आपके महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, ये आपको सेल्फ पढ़ना है। एक बार इसके अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे।